Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the other topic of SST categorized in history. The name of the chapter is the Delhi Sultanate. And in this period or in this chapter we are going to study about the Delhi Sultanate. कैसे दिल्ली सल्तनत इंडिया में आई और कौन कौन से रूलर इंडिया में आकर अपने किंगडम को इस्टेब्लिश करके गए. सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर विद द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली. सी बेटा, द तोमर्स फाउंडेड द दिल्ली का. अब दिल्ली का मीन्स दिल्ली, उस समय ये कहा जाता था. अब तोमर्स ने जब दिल्ली को फाउंड किया था इन 8th सेंचुरी, फ्रॉम देम इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ चौहानस. तोमर के बाद ये किसके हाथ में गई? चाहमानास या चौहान्स के हाथ में गई. टू होम वी ऑफ कोर्स नो अबाउट पृथ्वीराज चौहान, हु वाज द प्रोमिनेंट किंग. नाउ ड्यूरिंग देयर रूल दिल्ली इमर्ज्ड एज द कैपिटल एंड द ट्रेड टाउन ऑल्सो. बड़े अच्छे से डेवलप की चाहमानास के टाइम पे. पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी 1192 में बैटल ऑफ तराई में, है ना. नाउ गौरी मेड हिज स्लेव, क्या नाम था उनका? कुतुबुद्दीन ऐबक. उन्होंने गवर्नर बना दिया दिल्ली का और अफगानिस्तान वापस चले गए. लेकिन हुआ क्या, जो गौरी थे, ऑफ कोर्स व्हेन ही वाज डूइंग हिज वर्शिप और पेइंग हिज प्रे, तो जर्नी में ये माना जाता है 1206 में गौरी को असैसिनेट कर दिया गया. अब जब वो मारे गए तो कुतुबुद्दीन ऐबक अब सिर्फ गवर्नर नहीं रह गए, अब उनके हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया. तो नाउ ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर एंड दिस इज हाउ द सल्तनत पीरियड स्टार्टेड एंड ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली. तो अगर आपसे पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, सो दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक. So that is the wholesome story how the Delhi Sultanate started in India. Now see the chart, you can see the period and the important sultans of Delhi. Slave dynasty आई, then after that Khalji dynasty, then Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, Lodi dynasty. So overall these 5 dynasty ruled over Delhi. So इनके बारे में अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. द स्लेव डायनेस्टी, जो आपकी सबसे पहली डायनेस्टी है, इट वॉज फाउंडेड बाय द स्लेव्स. अब स्लेव्स मीन्स जो रूलर के अंडर होते थे, और आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो किसके अंडर थे? मोहम्मद गौरी के अंडर. और बाद में वो इंडिपेंडेंट रूलर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया. ऐबक वॉज ममलूक. ममलूक मीन्स स्लेव, मोहम्मद गौरी का. ठीक है. एंड देन Qutbuddin Aibak, when he declared himself the independent ruler after the death of Muhammad Ghori, he started the construction. और बहुत magnificent building उन्होंने बनवाई थी, that was कुतुब मीनार. अब कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट कराया. आपने दिल्ली में देखा है इस तरीके से कुतुब मीनार को. बट आफ्टर हिज डेथ इन 1210 ही वॉज सक्सीडेड बाय शमशुद्दीन इल्तुतमिश. अब इल्तुतमिश जो थे who is considered the real founder of the sultanate, क्योंकि जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाए थे. तो उनकी डेथ के बाद जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठे, उन्होंने दिल्ली को ज़्यादा एक्सपेंड किया, इसलिए उन्हें कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत पीरियड. ही कंकर्ड मेनी टाउन्स बट डिड नॉट हैव कंट्रोल ओवर द हिंटरलैंड. द एरियाज ही कंक्वायर्ड वॉज बंगाल, सिंध, रणथंबोर, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, बिहार. इतने रीजन के राजाओं को उन्होंने हराकर सल्तनत जो थी ना उसको इस्टेब्लिश किया. ही फोर्टिफाइड दीज टाउन्स, किलाबंदी कर दिया इन सारे टाउन्स की कि आसानी से कोई अटैक ना कर पाए. बट ही रिमेन्ड अ प्रॉब्लम टू रूल दीज एरियाज. ही ऑल्सो फाउट विद द मंगोल्स. उस समय मंगोलियों का भी इन्वेशन हो रहा था. अब मंगोल आपको याद आ रहा है? चंगेज खान, फेमस मंगोलियन रूलर, उसका अटैक ज़्यादा हो रहा था, इससे ये परेशान थे. इट वॉज ही हु कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कुतुब मीनार, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं कर पाए थे. सो कंप्लीट किया शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने. अब 9 पे चलते हैं.
It was during the slave dynasty rule that the Nalanda University and other Hindu and Buddhist educational institutions were destroyed by Muslim campaign, by Muslim military commander. मतलब उनका एक टारगेट था कि जितना भी लर्निंग सेंटर है, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं हिंदुइज्म की, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या अदर रिलीजियस सेक्ट की. वो अपने रिलीजन को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहते थे. Now Iltutmish had many sons, but he did not have any confidence in any of them. पर उसको ये लगता था मेरा कोई भी बेटा जो है ना एबल रूलर नहीं बन सकता. तो उसे लगा रादर देन अपने बेटों को गद्दी देने के अपनी बेटी को सुल्तान बनाया जाए. So his daughter Razia, he was an efficient person, so he nominated her to succeed him. He died in 1236. So Razia Sultan was the first woman ruler in Muslim world. पहली, और देखो नाम कैसे रखा गया, रजिया सुल्तान. Razia is said to be a clever ruler, but her nobles were not happy with the women. प्रॉब्लम ये थी, रजिया तो बहुत एबल थी लेकिन उसके चारों तरफ दुश्मन थे क्योंकि कोई भी विमेन के रूल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. दे कॉन्स्पिरेंसी रची उन्होंने, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और फाइनली उसको 1240 में असैसिनेटेड कर दिया गया. एंड विद हर डेथ अ पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी स्टार्टेड विद लास्टेड अंटिल गियासुद्दीन बलबन बिकेम द रूलर इन 1266 AD. अब क्या हुआ, बहुत सारे आए गए और 1266 में फ़ायदा उठा लिया बलबन ने. गियासुद्दीन बलबन गद्दी पे बैठ गया और गद्दी पे बैठने के बाद सबसे पहले उसने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया. उसने सारी टेरिटरी जो एक्सपेंड थी उनको सिक्योर किया. एंड देन ही स्ट्रेंथन हिज आर्मी, सिक्योर्ड हिज बॉर्डर फ्रॉम मंगोल. उसे पता था मंगोलिया बार बार अटैक कर रहे हैं, तो पहले बॉर्डर पे स्ट्रॉन्ग आर्मी रखो. ही ऑल्सो फाउट with the local Rajput rulers. Balban died in 1287 and after some instability, Balban के बाद आ गई खलजी. Khaljis took over the throne and Khalji dynasty was founded by Jalaluddin Khalji. और जलालुद्दीन खलजी के बाद जो मोस्ट पावरफुल खलजी रूलर रहे, जिन पे बहुत सारी मूवी भी अभी आपने देखी होगी बनी थी, अलाउद्दीन खलजी. ये खलजी डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर रहे. ही केम टू पावर इन 1296 AD एंड एक्सपेंडेड द सल्तनत. ही स्ट्रेंथन हिज आर्मी एंड ऑल्सो रेगुलराइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा उन्होंने. गुजरात को, मालवा को पूरा कॉन्क्वर्ड कर लिया और जितना भी उनका सी पोर्ट था ना, सी रूट, उसको भी जीत लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया. राजस्थान में उसने बहुत सारे किलों को कैप्चर कर दिया, स्पेशली रणथंबोर, चित्तौड़ जो राजपूतों के पास थे. ही सेंट हिज ट्रस्टेड जनरल मलिक काफूर. ये नाम आपको याद रखने हैं. मलिक काफूर उनके विश्वसनीय जनरल थे जिसे उन्होंने साउथ में भेजा कि भाई जाओ वहाँ पर जो है कैक्टियाज हैं, यादवाज हैं, होयसालाज हैं, पांड्याज हैं, लड़ो इनके साथ, हराओ इन्हें और इनकी टेरिटरीज भी अपने कंट्रोल में कर दो. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रूल हिज एम्पायर वाज अ लार्ज एम्पायर. इतना बड़ा एम्पायर अलाउद्दीन खलजी ने खड़ा कर दिया था जितना अशोका द ग्रेट के टाइम पे था. However, his authority was not supreme in the entire territory as he kept facing threat. एम्पायर तो बहुत बड़ा खड़ा कर दिया लेकिन बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी सुप्रीम पावर को वो बना नहीं पाया था. आप ये देख रहे हो, आप मैप देखो, यहाँ पे आपको जो ये येलो कलर दे रहा है अलाउद्दीन खिलजी का है ये पूरा एरिया. अगर आप देख रहे हो, दिख रहा है ये ऊपर लाइट हल्का सा ये स्किन कलर में आपको ये दिख रहा है, दैट इज़ योर अलाउद्दीन खिलजी एरिया. ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक है. एंड आफ्टर डैट ही कॉन्क्वर्ड बट लेफ्ट ऑफ. नीचे भी उसने कॉन्क्वर्ड किया, ये जो येलो आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी उसने कॉन्क्वर्ड किया लेकिन फिर इसने छोड़ दिया क्योंकि इतने बड़े एम्पायर को वो संभाल नहीं पाया. Then Alauddin Khilji, he was very efficient administrator. He got the entire cultivable land. उसने क्या किया भाई, इतना बड़ा ही संभल जाए, बहुत बड़ी बात थी, तो उसने पूरे जो कल्टीवेबल लैंड थे उसको मेजर किया और क्लासीफाई किया कि भैया पता होना चाहिए कितनी ज़मीन प्रोडक्टिविटी है. सो ही क्लासीफाइड इनटू 3 types depending on the produce. It was on the basis of land revenue, that is called the kharaj.
उसने टैक्स लगा रखा था ज़मीनों पे, जिसे खर्च कहा जाता था. इट वॉज फिक्स्ड. द रेट ऑफ रेवेन्यू वॉज हाई, 1/2 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इन द दोआब रीजन. जो भी खेत, जो भी ज़मीन नदी के किनारे आती थी, दोआब मतलब 2 नदियों का संगम, तो वो फर्टाइल रीजन है भाई, ज़मीन अच्छी खासी है, फर्टिलिटी अच्छी है, स्पेशली गंगा और यमुना के बीच की जो ज़मीन थी. तो यहाँ पर उसने इतना हाई टैक्स लगा रखा था कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 50% आपको उसे जमा कराना है. ही इंश्योर्ड दैट द नोबल्स डिड नॉट हरास द फार्मर, कलेक्ट मोर टैक्स देन वॉज फिक्स बाय हिम. बट ये ध्यान रखता था कि नोबल्स जो हैं वो मारे नहीं, एक्सप्लॉइट नहीं करें, हरास नहीं करें फार्मर को. बट येस, कोई भी उसमें छूट नहीं थी, 50% आपको देना ही देना है. Alauddin Khilji also maintained a large army, so he paid the meager salary to his soldiers, but to give them relief, he fixed price of all essential commodities. पैसे तो वो कम देता था, सैलरी कम देता था सोल्जर्स को, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को जो है उसने उनके लिए सस्ता कर रखा था. लाइक ग्रेन है, शुगर है, ऑयल है, क्लोथ है, वो उन्हें कम दामों पे मिलते थे. The official in his administration were responsible to ensure the shopkeepers did not charge. जो फिक्स प्राइस उसने कर दिया अपने सोल्जर्स के लिए, उसने उनके लिए ऑफिशियल अपॉइंट कर रखे थे कि जो चेक करेगा कि शॉपकीपर उनसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहा, ज़्यादा वसूल तो नहीं कर रहा. तो इस तरीके से एक तरफ उसने रिलैक्सेशन दे रखी थी. इवन ही पेड अटेंशन टू ट्रेंड एंड इक्विप्ड हिज आर्मी एट द रेगुलर बेसिस. वो क्या करता था, ही गॉट द बैटल हॉर्सेस ब्रांडेड, जिसे कहा जाता था दाग. क्या करता था, हॉर्सेस को चूज़ करता था, दूसरी जगह से बड़े अच्छे अच्छे हॉर्स, अच्छी नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे, और फिर उनको देखा जाता था कि हाँ भाई ये बढ़िया है, ब्रांडेड घोड़ा है, इसको रखेंगे, सो दैट द नोबल्स कुड नॉट रिप्लेस देम विद द अदर हॉर्सेस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी. अब उसने खरीद लिया अच्छा घोड़ा, अब उस पर अपनी ब्रांड लगा देता था, अपनी मोहर लगा देता था, ताकि मैंने तो ये अच्छा खरीदा है, कल को ये ना हो कि ये हम मेरे साथ चालाकी करें, मेरे नोबल्स या मिलिट्री पर्सन इसको हटा दें, कोई लोकल सा रख दें और फिर हार जाएं हम लड़ाई. तो बहुत क्लेवर था, अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदना और फिर उन्हें ब्रांडेड करना, पूरा ब्रांड करने के बाद, दाग लगाने के बाद वो उन्हें आर्मी में देता था. ही ऑल्सो मेंटेन द डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ एवरी सोल्जर्स इंक्लूडिंग हिज फेस. कोई गद्दारी नहीं, कोई चीटिंग नहीं, सबका फेस देख के, जैसे रोल नंबर नहीं होता, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, सबका रिकॉर्ड रखता था फेस को देख के. He had appointed spy also. बहुत खुफिया टीम उसने बना रखी थी, ताकि, क्योंकि वो ना आसानी से किसी पे विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई उससे गद्दारी ना करे. सो इसलिए उसने अपने आप को हर तरीके से सिक्योर कर रखा था. Alauddin Khilji died in 1316 after a war of succession. The Tughlaq came into the power. खिलजी के बाद आ गए तुगलक 1320 में. 2 पावरफुल सुल्तान्स रहे तुगलक डायनेस्टी के. एक थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरे थे आपके फिरोज शाह तुगलक. यानी अब आप देख लो, आप स्लेव डायनेस्टी से आए बलबन पे, फिर आप आए खिलजी डायनेस्टी पे, और अब आप आ गए तुगलक डायनेस्टी पे. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, एक अफ्रीकन ट्रैवलर थे इब्न बतूता. ही हैज़ रिटन डिटेल्ड अबाउट द मोहम्मद बिन तुगलक एंड हिज रूलर. तो वहाँ से हमें पता चला उसके रूल के बारे में और इब्न बतूता के बारे में. एंड इवन इब्न बतूता गिवन द डिटेल्ड अकाउंट स्पेशली ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक. ही स्टेड इन हिज कोर्ट फॉर मैनी ईयर्स एंड रोट इन डिटेल अबाउट द कोर्ट एंड पीपल. वो उसके दरबार में रहा, सारा कुछ देखा समझा, इसलिए डिटेल में लिख के गया. मोहम्मद बिन तुगलक वॉज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. हिस्ट्री में ना बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ना मोहम्मद बिन तुगलक, ये एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं. ही पॉजेस द ब्लेंड ऑफ म्यूचुअली कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटी. ही वॉज अ स्कॉलरली पर्सन बट समटाइम कमिटेड सच फुलिश एक्ट which put on a lot of people in a great trouble. He had many new ideas which were ahead of his time but he failed to execute them. इसीलिए बेटा उन्हें वाइजेस्ट फूल कहा जाता है हिस्ट्री में. इसीलिए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ना कि भाई वो बुद्धिमान तो थे, स्कॉलर तो थे, लेकिन कई बार ऐसे फुलिश एक्ट कर जाते थे, कई बार पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे, तो इसलिए वाइजेस्ट फूल, ये दोनों नाम उन्हें दिए गए हैं. Then it was due to such idea that Ziauddin Barni chronicle written in his work Tariq Firoz Shahi that he lacked political judgment and was incapable to rule. उन्होंने बोला ना वो सही
निर्णय नहीं ले पाते थे, पॉलिटिकल जजमेंट सही नहीं करते थे, इसीलिए इनकैपेबल थे। मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ ऑल्सो बिन क्रिटिकली रिमार्क्ड बाय इब्न बतूता। इब्न बतूता ने तो यहाँ तक लिखा है, देयर वॉज डिसऑर्डर इन द Sultanate and it was not secure to travel from one place to another. He has also described how the native chiefs fortified their small area against him. उन्होंने यहाँ तक बोला कि इतनी अच्छी पॉलिसी पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था, तो जो नोबल्स थे उन्होंने अपनी अपनी एरिया को फोर्टिफाइड कर लिया था कि जब भी आएगा हम कह देंगे हम आज़ाद हैं, और उन्होंने नई क्रॉप ग्रो करनी शुरू कर दी। मतलब जो उसके नोबल्स थे वो उसे बताते ही नहीं थे, अपने आप ही अपना काम कर रहे थे। दे हैड लॉट ऑफ वाटर सप्लाई देयर, दे वर क्वाइट इनविंसिबल, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी वॉज नीडेड टू ओवरकम दैम। सो मोहम्मद बिन तुगलक ने बेशक एम्पायर खड़ा किया, लेकिन एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नहीं उभर कर आया। Muhammad bin Tughlaq had inherited a large empire from his father, but he proved unsuccessful ruler and his empire shrank in size with a great extent. अगर हम कंपेयर करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से अलाउद्दीन खिलजी को, तो आपको ये कंपैरिजन स्टडी मिलेगी। देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दिल्ली वॉज इन्वेडेड बाय मंगोल्स ड्यूरिंग द रिजाइम बोथ ऑफ देम। जब अलाउद्दीन खिलजी था तब भी मंगोलियों का अटैक था, और जब तुगलक था मोहम्मद बिन तुगलक तब भी मंगोलियों का अटैक था। सो बोथ ऑफ देम रेज लार्ज आर्मी, दोनों ने बड़ी आर्मी बनाई, बट द टू वर डिफरेंट इन देयर अप्रोचेस। पर दोनों की देखो स्ट्रैटेजीज अलग है। टू हाउस द आर्मी, अलाउद्दीन बिल्ट अ न्यू गैरिसन टाउन सिरी in Delhi itself, while Muhammad bin he ordered the citizen of Delhi to empty the city and order them to move to दौलताबाद। दिमाग देखो, दोनों को मंगोलियों का अटैक का डर है। इसने क्या किया, इसने दिल्ली में एक पूरा का पूरा कैंटोनमेंट एरिया, एक छावनी बनाई अलाउद्दीन खिलजी में, जहाँ पूरी आर्मी रहती थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी, के लोगों पे आसानी से इफेक्ट ना पहुँचे। और इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने लोगों का भाग जाओ, दिल्ली छोड़ दो, हम तो दिल्ली को कैपिटल ही नहीं बनाएंगे, हम नई कैपिटल बनाएंगे दक्कन में दौलताबाद, चलो वहाँ पे चलते हैं सारे के सारे, मतलब पीछे ही छुड़ा लो। ये कोई समस्या का सॉल्यूशन है कि आप वो जगह खाली कर दो। देन सेकेंड थिंग देखो, टू फीड एंड पे द सोल्जर्स अलाउद्दीन चार्ज लैंड रेवेन्यू बट इंश्योर दैट हिज ऑफिसर डिड नॉट एक्सप्लॉइट द फार्मर। अदर हैंड मोहम्मद लेविड एडिशनल टैक्स while the दोआब was facing the severe famine। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने भी हाई टैक्स रखा है, लेकिन वो हमेशा ये ध्यान रखता था कि उसके नोबल्स जो है ना मारे ना पीटे ना एक्सप्लॉइट करें, अच्छे से वहाँ पे फैसिलिटीज़ दें ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो, क्योंकि नदी के किनारे का एरिया है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, और ले लो टैक्स, और ले लो टैक्स, वो भी तब जब वहाँ अकाल पड़ा हुआ है, ज़मीन बंजर होती जा रही है। तो रादर दैन कि कैनल सिस्टम बनाऊँ या और इम्प्रूव करूँ और टैक्स लगा दो, तो लोग तो उससे परेशान होंगे। फिर अलाउद्दीन पेड मेग्र सैलरी टू हिज सोल्जर्स, है ना, सैलरी कम देता था अपने सोल्जर्स को, लेकिन सोल्जर्स जो हैं डिससेटिस्फाइड ना हो इसलिए वो अदर फैसिलिटीज़ देता था उन्हें। उसने फिक्स प्राइस कर रखा था कमोडिटीज़ पे कि इनको इसी प्राइस पे सबसे कम रेट पे सारी सामान मिलेंगी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, उसने टोकन करेंसी चला दी, लाइक द पेपर करेंसी है ना मॉडर्न टाइम में, वैसे टोकन करेंसी चलाई विच वॉज मेड ऑफ चीप मेटल। द क्राफ्टमैन काउंटरफील्ड दिस करेंसी विच कॉज अ ग्रेट लॉस टू द ट्रेजरी। अब टोकन करेंसी चला दी कि भैया आप ये टोकन करेंसी देके आप हमसे सामान ले सकते हो। अब ये देखो महल में गोल्ड के सिक्के हैं और ये टोकन करेंसी चीप मेटल की बनी हुई, मैं चीप मेटल तुम्हें दे दूँ, तुम मुझे गोल्ड का दे रहे हो। सुबह आ रही है बात समझ में? चीप मेटल की करेंसी चलाई जो कि गलत थी, वो अपने आप में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई ट्रेड को। Then to meet the threat of Mongol invasion, Alauddin strengthened his administration and fortified all the towns। उसने सारे टाउन्स को फोर्टिफाइड किया, बॉर्डर को सिक्योर किया। बट मोहम्मद बिन ने क्या किया, ही प्लान एन इन्वेजन ऑफ सेंट्रल एशिया एंड रेज अ लार्ज आर्मी बट ही फाउंड दैट द टास्क वॉज टू डिफिकल्ट। उसने बोला अरे अटैक करेंगे, चलो हम ही कर देते हैं अटैक। उसने सोचा कि इंडिया को छोड़ के मैं सेंट्रल एशिया पे अटैक कर देता हूँ, मंगोलियों पे ही, बड़ी आर्मी लेके वहाँ अटैक करने चला गया। वहाँ अटैक करने गया तो भाई ये तो बहुत मुश्किल टास्क है मंगोलियों से लड़ना, छोड़ो छोड़ो वापस आ जाओ, डिसबैंड द आर्मी, नहीं वापस आ जाओ। ये क्या था, जाओ नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ।
सो सोल्जर्स को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि इसके पास अपनी कोई प्रॉपर जो है पॉलिसी नहीं है, व्हाट ही हैज़ टू डू। ये कभी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, एरिया को 45 नहीं कर रहा, कभी टैक्स इंक्रीज कर रहा है, कभी कुछ। सो बेटा इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया आर्मी में, लोगों में क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है, रूल्स आ रहे हैं जा रहे हैं वापस हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। और इसी ने रास्ता दे दिया बहमनी किंगडम को। बहमनी किंगडम जो था वो दक्कन में इमर्ज हो गया और दूसरी तरफ सदर्न इंडिया में विजयनगर एम्पायर मर्ज हो गया बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसी एंड रॉन्ग डिसीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये कंपैरिजन आपको शो कर रहा है कि मोहम्मद बिन के जो न्यू आइडियाज़ थे वो इम्प्रैक्टिकल थे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे प्रॉपर, इसीलिए धीरे धीरे वो लोगों के बीच में अनपॉपुलर होता गया और बहुत सारी रिवोल्ट को उसे फेस करना पड़ा, बंगाल में, गुजरात में, वारंगल में, सिंध में और अदर प्लेसेस पे। सो नो अदर दिल्ली सुल्तान हैड फेस सो मेनी रिवोल्ट्स एज द मोहम्मद बिन तुगलक। जितनी उसने फेस किए ना उतनी किसी भी सुल्तान ने फेस नहीं की है रिवोल्ट। ही हैड टू फाइट सेवरल बैटल्स ओनली टू सप्रेस द रिवोल्ट। अपने ही लोगों के खिलाफ उसे बैटल लड़नी पड़ी थी क्योंकि वो उसके खिलाफ उठ गए थे। फाइनली 1351 में ही डाइड ऑन हिज वे टू सिंध व्हेन ही वाज गोइंग देयर टू सप्रेस अ रिवोल्ट। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब बारी आती है आपकी फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक सक्सीडेड द मोहम्मद बिन तुगलक इन 1351। अब इसकी भी बैड पॉलिसी थी ना। द सल्तनत फर्दर श्रैंक एंड इट्स टेरिटरी नाउ कंप्राइज द एरिया अराउंड दिल्ली ओनली। For example, he wanted to win the confidence of ulema and nobles, so he started to give them favors. उलेमास होते हैं ना आपके जो इस्लामिक स्कॉलर होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है। अब उसे लगा कि जो उलेमास हैं, जो मेरे अंडर नोबल्स हैं, मंत्री हैं, इनको अपने कंट्रोल में रखूं, तो जो ये कहते हैं वो करते जाओ, हाँ हाँ हाँ, ताकि ये मेरी हर बात मानेंगे और फिर मैं भी इनके साथ जो मिलकर बड़ा आर्मी खड़ा कर दूंगा। Earlier the sultans gave iktas, ikta मतलब land, to the nobles for collection of land revenue and maintenance of army. These ikta could be taken back on the death of इक्तदार, ठीक है, या फिर जब भी सुल्तान का मन करे तब। However, फिरोज शाह तुगलक made these iktas hereditary। यहाँ गड़बड़ी कर दी, भाई नोबल्स को हम लैंड दे रहे हैं कि ये एरिया आपकी है, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करो। अब क्या हुआ, जब उसकी डेथ हो गई तो किसी दूसरे को दे दिया। बट इसने क्या किया, इसने सीधे सीधे फिरोज शाह तुगलक ने उसे हेरिडेटरी कर दिया। अगर वो मर गया तो उसकी फैमिली मेंबर को चलाया जाएगा, फिर उसकी फैमिली मेंबर को, यानी ट्रांसफरेबल ही नहीं है, तो किसी दूसरे को तो चांस ही नहीं मिलेगा। एक बार अगर आप इक्ता में आ गए तो आप नोबल फैमिली के मेंबर होते गए। टू प्लीज द उलेमा ही इंट्रोड्यूस एट द क्वारंटिक लॉज एंड गेव लिबरल ग्रांट्स टू देम। जो भी उन्होंने कुरानिक लॉ कह दिए ना कि ऐसा होना चाहिए सोसाइटी में, ऐसा, हाँ हाँ करो करो, पूरी आज़ादी दे दी उलेमास को। अब उलेमा अपने हिसाब से लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, अपने ही कानून दिखाए जा रहे हैं कि ऐसे करो। सो दिस स्टेप मेड द नोबल्स एंड उलेमा पावरफुल। ये दोनों ही पावरफुल हो गए, ये खुद पावरफुल नहीं हुआ और लोग इसके खिलाफ हो गए, स्पेशली बिहार बंगाल में, मेवाड़, मारवाड़, जिन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। He did not display any will power to regain। और जहाँ ये हारता गया ना वहाँ इसको लगा अरे छोड़ो, गया तो गया, मतलब कोई विल पावर नहीं है कि रीगेन करे अपनी पावर को। ही वॉज इनटॉलरेंट टूवर्ड्स पीपल ऑफ अदर फेथ। और उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि जो धर्म मैं अपना रहा हूँ सारे वही बने। इनटॉलरेंस था, किसी भी धर्म को उसने पैट्रोनेज नहीं किया। उसने क्या किया, नॉन मुस्लिम पे जजिया टैक्स लगा दिया। ही एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस टैक्स द पीपल हु कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। उसने बोला ठीक है, अगर आप ये टैक्स नहीं दोगे ना, जजिया टैक्स किस पे था, ये नॉन मुस्लिम पे, तो एक काम करो आप मुस्लिम बन जाओ। इसका मतलब आपको अपना धर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से लोग तो बिल्कुल उसके खिलाफ होते गए और धीरे धीरे दिल्ली जो है वो श्रैंक होता गया। He took some welfare measure, built all these or elapsed by his negative policies। कुछ काम तो उसने किए हैं, जैसे आपका ये ना कोट, आपका फिरोज शाह फोर्ट दिल्ली में ये बनाया है इसने, कुछ बिल्डिंग्स बनवाई हैं, लेकिन इतनी सारी नेगेटिव पॉलिसीज़ हैं कि इसको हम एक ग्रेट या एबल रूलर के रूप में नहीं देख सकते। अब बारी आई तैमूर की। तैमूर इन्वेजन स्टार्ट हुआ 1398 में। इन्वेजन बाय तैमूर वॉज लाइक अ ग्रेट टेरर, मतलब अपने आप में एक
कहते हैं ना खतरनाक, भयंकर, डेंजरस, टेरर इन्वेजन था ये। तैमूर द लेम वॉज अ मंगोल रूलर इन सेंट्रल एशिया। जब 1398 में उसने इंडिया को इन्वेड किया ना, सबसे भयानक पीरियड था ये। द रूल ऑफ तुगलक डायनेस्टी डिस्ट्रॉय, प्लंडर दिल्ली, ऑर्डर जनरल मैसेक्योर ऑफ द पीपल। अपनी आर्मी लाता था, मारो, मतलब जैसे उसे खून पसंद हो, मैसेक्योर करो। मैसेक्योर मतलब लार्ज स्केल पे लोगों को मार दो, जो रास्ते में आ रहा है उसे मारो। और 15 डेज कंटिन्यूसली उसने बोला लूटपाट मचाओ, 15 दिन तक जितनों को मार सकते हो मार दो। 15 दिन लगातार मैसेक्योर चला। एंड आफ्टर दैट ही रिटर्न। ऑन द वे ही प्लंडर्ड मैनी अदर टाउन्स, मेरठ, हरिद्वार, नगरकोट, जम्मू एक्सेट्रा, एंड ही किल्ड काउंटलेस इनोसेंट पीपल। मतलब कह सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग मरे, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। After this invasion, the Tughlaqs returned to power, but they could not sustain for long. Tughlaq dynasty finally declined in 1440 and the Sayyid dynasty emerged in Delhi. तैमूर के इन्वेजन ने कहीं ना कहीं ब्लो कर दिया था। उसके जाने के बाद सैयद डायनेस्टी आई तो पावर में, बट इट्स रूलर वर वीक एंड दे ऑल्सो फेल इन 1451 व्हेन द लोधीज केम टू द थ्रोन। मतलब सैयद डायनेस्टी ज़्यादा लंबे समय तक चली नहीं, लोधी डायनेस्टी आ गई। द फर्स्ट 4 डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तान्स वर तुर्क वाइल द लोधीज वर अफगान। ये आपको याद रखना है, जो हमने अभी पढ़े तुगलक तक ये तुर्क थे, लेकिन अब जो लोधीज आए हैं ये अफगानीज हैं। द लोधीज once again tried to expand their sultanate. So सिकंदर लोधी उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगरा सिटी बनाई एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल देयर। दिल्ली से उन्होंने अपनी कैपिटल आगरा बना दी। रूल सेटिस्फैक्टरी, हिज सक्सेसर was इब्राहिम लोधी, against whom the Afghan nobles revolted. One of the dissatisfied nobles invited Babur to invade India. अब क्या था, सिकंदर लोधी के बाद जब इब्राहिम लोधी गद्दी पे बैठा तो उसके नोबल्स उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाबर को इनवाइट कर दिया कि आप आइए, हम आपका साथ देंगे इब्राहिम लोधी को हराने में। और हुआ भी यही। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 1526। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ तराई के बाद आपका आ रहा है बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में हुई, इन विच इब्राहिम लोधी वॉज क्रश्ड बाय बाबर। विद दिस द दिल्ली सल्तनत पीरियड केम टू एन एंड। और क्या आ गया, मुगल डायनेस्टी आ गई इंडिया में। यानी इब्राहिम लोधी की डेथ के बाद मुगल डायनेस्टी की स्टार्टअप हो गई और दिल्ली सल्तनत खत्म। अब एक केस स्टडी ले लेते हैं बेटा हम तुगलक्स की, जिसमें हम सुल्तान्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। द दिल्ली सुल्तान रिटेन मोस्ट पावर विद हिमसेल्फ। ये था कि मोस्टली पावर वो अपने हाथ में रखते थे। एज ही नीडेड द सपोर्ट ऑफ नोबल्स सो ही डेलीगेटेड पावर टू देम एंड गेव देम लैंड ग्रांट्स इक्तास। अगर उन्हें लगता था ना कि अब हमें नोबल्स का सपोर्ट चाहिए तो थोड़ा सा लालच दे दिया, इक्तास देना शुरू कर दिया, लैंड ग्रांट देना शुरू कर दिया। अब इक्ता का मतलब हो गया ये ज़मीन मेरी पूरी, इस पर मैं लैंड रेवेन्यू यानी कि लैंड टैक्स कलेक्ट करूँगा, आर्मी को मेंटेन करूँगा। सो दीज लैंड ग्रांट्स वर टेम्परेरी इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में तो टेम्परेरी थे, सुल्तान जो है कभी भी उसे वापस ले सकता था, ट्रांसफ़र कर सकता था दूसरे नोबर को, लेकिन बाद में ये हेरिडेटरी बनता गया, यानी फैमिली के पास आ गया। इससे नोबल जो है पावरफुल हो गए। एंड दे रिवोल्टेड वेन एवर दे परसीव्ड। जब भी लगता था ये सुल्तान वीक है, इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ो, अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दो। और यही कारण था तुगलक डायनेस्टी के एंड का। अब कोर्ट की अगर हम बात करें तो तुगलक सुल्तान सेट ऑन अ हाई थ्रोन, इतना हाई थ्रोन बनाते थे, एंड मेंटेन अ वेरी फॉर्मल एंड सेरेमोनियल रॉयल कोर्ट इन विच द नोबल्स हैड फिक्स प्लेस टू सिट और स्टैंड। दे रूल्ड ओवर द नोबल्स could enter or exit the court with the सिजदा। मतलब इतना रूल रेगुलेशन मेंटेन कर रखा था कि वो तो सबसे ऊंचे स्थान पे बैठेगा, फिर फिक्स कर रखी है सीट, आप वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ बैठ जाओ। अगर आपको कोर्ट से बाहर जाना है या एंटर आना है तो उससे पहले आपको सिजदा, पूरा नी पे झुककर सलाम करना पड़ेगा सुल्तान को। देयर वर गार्ड्स एंड अदर अटेंडेंट्स ऑल्सो इन द कोर्ट। स्क्राइब केप्ट, एक स्क्राइब रखा जाता था जो लिखता रहता था सारा रिकॉर्ड,
ट्रांजैक्शन का, प्रोसीडिंग का, कोर्ट में क्या कमांड हुआ, क्या ऑर्डर आया, सब लिखता था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 4 मेन डिपार्टमेंट तुगलक्स ने बनाए हुए थे। दीवाने वजारत, जिसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, जो पूरा पैसों का लेन देन का हिसाब रखता है वो। देन वज़ीर, जो वज़ीर होते थे वो चीफ मिनिस्टर होते थे। देन आपका दीवाने रिसालत, रिलीजियस मैटर, जो धर्म के मामले के सारे मैटर को देखते थे। एंड दिस वाज अंडर द काजी, रिलीजियस हेड। उसके बाद उन्होंने बना रखा था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो थे वो मिलिट्री अफेयर्स को देखते थे एंड दैट वाज अंडर द मिलिट्री कमांडर। देन आफ्टर दैट उन्होंने बना रखा था दीवाने अंशा, रॉयल कॉरेस्पोंडेंस। So Wazir was responsible for revenue and general affair of the Sultan and Wazir was most powerful noble at that time. काजी चीफ जज की तरह भी काम करते थे और रिलीजियस हेड की तरह काम भी करते थे। एन अपील कुड बी मेड टू द सुल्तान अगेंस्ट हिज जजमेंट। मान लो काजी ने अगर कोई गलत निर्णय दिया है तो आपके पास फाइनल अथॉरिटी सुल्तान है, सुल्तान से आप अपील कर सकते हो। द बख्शी वॉज द पे मास्टर फॉर द आर्मी, मतलब आर्मी को जो सैलरी देता था वो बख्शी होता था। एंड देन आफ्टर दैट देयर वॉज द अराज ए ममलेक, ये एक डिपार्टमेंट है दैट वाज ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द आर्मी। ये जो मुराज होता था ना, ये ममलेक जो है ये पूरी आर्मी का इंचार्ज होता था। एंड ही रिक्रूटेड ट्रेन्ड द इक्विप्ड सोल्जर्स को रखना है, किसको रखना है, किसको क्या ट्रेनिंग दे रही हैं। तो द आर्मी वॉज अंडर 3 नोबल्स, मिलिट्री कमांडर बख्शी एंड अराज ए ममलेक। इन तीनों के अंडर पूरी आर्मी होती थी। सो नाउ दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट नो इट। दौलत खान लोधी, ये एक नाम आपको याद रखना है बेटा। He was that noble who invited Babur to invade India to defeat his uncle इब्राहिम लोधी। उसे तो लगा था कि मैं ही गद्दी पे बैठ जाऊंगा, पर इब्राहिम लोधी को भी हराया और बाबर ने पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म करके मुगल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। We have learned 5 dynasties called the Delhi Sultans, ruled by Delhi for over 3 centuries. Slave dynasty, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, and after that Sayyid and Lodi dynasty. Then Qutbuddin Aibak, he declared his independence, and with this the Delhi Sultanate period started. Ghiyasuddin Balban and Alauddin Khilji expanded the territories of Delhi Sultanate. Then sources of information of this period include the writing of Ibn Battuta and Ziauddin Barni. कंपैरिजन अगर हम करें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी निकल के आती है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को हम वाइजेस्ट फूल कह सकते हैं एंड दोज हु वर हैविंग द इम्प्रैक्टिकल पॉलिसीज। After that, Taimur's invasion led to the large-scale massacre in the different parts of the country. Then Tughlaq sultans were inefficient, which led to the revolt against them. और फाइनली मुगल डायनेस्टी आई थी लोधी डायनेस्टी के बाद। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Please do the exercise carefully.